1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट देखो इस वीक में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सर आज क्लास कैंसिल नहीं करना, तो क्लास में तो आ गए, अब क्या कैंसिल करना है? नहीं नहीं, एलआर क्या है वो मैं ऐड करूंगा क्लासेस, वो दूसरे वाले कोर्स में ही होगा, उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। हाँ जी, ये न्यू है तो इससे भी आप शुरू कर सकते हो, हायर एजुकेशन से। हायर एजुकेशन से आप अपने कोर्स की शुरुआत कर सकते हो। देखिए हिंदी में तो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए फिलहाल, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी में समझाऊं ताकि आपको समझ अच्छे से आए। स्लाइड्स हिंदी में बनाना अभी पॉसिबल नहीं है फिलहाल, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पढ़ाऊं आपको प्योर हिंदी में ही और कंटेंट इंग्लिश में, तो मिक्सचर सा रहता है, ठीक है। जी पेपर 1 का पूरा सिलेबस होगा। बाइलिंगुअल तो पॉसिबल नहीं है अभी, नया बैच ही शुरू हो रहा है बेटा। आज फर्स्ट यूनिट ही है ना, तो फर्स्ट यूनिट से ही शुरू कर रहे हैं अपन। हाँ, एग्जाम में दोनों आएंगे आपके। कॉमर्स ऑलरेडी चल रहा है, बिजनेस फाइनेंस की क्लास, उससे उसको शुरू कर लो आप सब लोग। मॉक स्वयं प्रभा होगा, टेंशन मत लो। चलो बातें बंद, अब क्लास पे आ जाओ। अब ध्यान से जो मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो आज हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये है आप लोगों का हायर एजुकेशन। ये है हमारी यूनिट, हायर एजुकेशन की यूनिट है। तो एक बात आप मान के चलो कि ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें समझने समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इसमें समझने समझाने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ चीजों को लर्न करना है। लर्न करना मतलब ये ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन पे, स्टैटिक पोर्शन है इसमें मोस्टली। स्टैटिक पोर्शन का मतलब क्या है कि हमें इसमें चीजों को याद करना पड़ेगा। और अगर जैसे हायर एजुकेशन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आप बड़ी आसानी से इसके सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है, अगर जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी बहुत पढ़ाया हुआ है, वैसे भी मैराथन बहुत सारी ले रखी है, और अभी तो हमारा ये कंप्लीट कोर्स शुरू हो रहा है, इसमें भी पढ़ेंगे। तो इसमें सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इस यूनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती
जाती है, हो जाती है अच्छे बनाते हो। देखो नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए आपको क्लास मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल में जाके चेक कर लो। मेरी प्रोफाइल में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी, और सॉरी एक एक क्लास का लिंक मिल जाएगा आपको। उस क्लास से आप लोग क्या कर सकते हो, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है, वो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ उसमें आप लोगों को मैंने डिटेल में बता रखा है, यहाँ फाउंडेशन कोर्स जाके चेक कर सकते हो, उसमें भी मैंने काफी डिटेल में बता रखा है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि इस यूनिट के लिए नोट्स काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ये यूनिट क्योंकि काफी लेंदी भी है और इसमें चीजों को याद भी रखना पड़ेगा, तो अगर आप चीजों को लिखोगे नहीं, अगर चीजों के नोट्स नहीं बनाओगे, तो आप रिमेंबर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना, भूल जाओगे। यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर। अगर इसको याद करना है, एक सेकंड, लिंक मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा आप लोगों को, फाउंडेशन कोर्स, वहां से जाके चेक कर सकते हो। चीजों को याद रखना है, रिमेंबर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उनको लिख दो। किसी चीज को याद करना है तो उसको लिख दीजिए, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस यूनिट को आप ऐसे सोचोगे कि भाई ठीक है क्लास में जितना पढ़ लिया दैट्स इट, और उसको नोट डाउन नहीं करोगे और उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे, उसको बार बार रिकॉल नहीं करोगे, तो भूल जाओगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसमें बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन है। मतलब अब ये मान के चलो जैसे वैदिक एजुकेशन से, वैदिक, फिर एंशियंट, फिर मॉडर्न, फिर प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इतना कुछ है ना याद करने के लिए कि बिना लिखे तो ये भूल ही जाओ कि आपको किसी भी तरीके से याद हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप इस यूनिट के अच्छे से नोट्स बनाएं और उन नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करें। ठीक है, जब तक ये कोर्स चल रहा है, एक सेकंड, डेली बेसिस पे उसको क्या करो, रिवाइज करो, तो आप लोगों को इस यूनिट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को इस यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना ही काम आप लोगों ने करना है। राइट, जितना आप लोगों को क्लास में पढ़ा दिया उसके नोट्स बना लीजिए और उसको साथ ही साथ रिवाइज कर लीजिए। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, आराम से ये याद हो जाएगा। और बीच बीच में हम कुछ निमोनिक्स भी बनाएंगे, कुछ हम ट्रिक्स भी यूज करेंगे, कुछ लाइक हम छोटे छोटे हमने लिंक भी क्रिएट करेंगे चीजों को आपस में जोड़ने का। उससे क्या हो जाएगा कि आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, ये ज्यादातर हिस्ट्री वाला है। ठीक है जी। ये जैसे हिस्ट्री में होता है ना कि मतलब एज इट एज आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, ये उसी तरीके से है। ये कमीशन कब आया था, कोठारी कमीशन कब आया था, कोठारी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी, कोठारी कमीशन से पहले कौन सा कमीशन आया था, कोठारी कमीशन के बाद कौन सा कमीशन आया था, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आपको काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। यस, ईयर्स भी आएंगे, पर्सन्स के नाम भी आएंगे, काफी सारी चीजें हैं जो यहां पर आप लोगों को याद करनी पड़े। इज इट क्लियर? चलो जो हिस्ट्री वाले हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो हिस्ट्री से नहीं है उनको भी अब हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, उनको भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उनको भी चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, राइट। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम पहली एक एक या दो क्लासेस में हम दो पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस।
मतलब ये एक एक टाइम फ्रेम है यहां तक 1947। तो पहले हम वो वाला पोर्शन कवर करेंगे जो 1947 से पहले का था। 1947 से पहले का मतलब क्या हुआ कि जैसे चार्टर एक्ट से शुरू हुआ था ना, 1813 से शुरू हुआ था, 1781 से शुरू हुआ था। तो ये 1781 से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद 18वीं सदी में आएंगे, फिर 19वीं सदी में आएंगे, और फिर 20वीं सदी में, और फिर 21वीं सदी में। इस तरीके से क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट विल बी अवर प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस, हम पहले प्री इंडिपेंडेंस को पढ़ेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस में इंडिया में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से कमीशन आए थे, और कौन कौन से कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, इस यूनिट से ना श्योर क्वेश्चन होते हैं। श्योर क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे रिसर्च में तो कोई कंसेप्ट होता है तो उसमें कंसेप्ट में गलती हो सकती है, बट अगर इसमें आ गया ना कि ये वाला कमीशन किसने दिया था, तो अगर आपने वो आंसर दिया तो इसका मतलब 2 मार्क्स आप लोगों के पक्के हैं उससे। समझ रहे हो ना, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान यही होता है कि उसमें आपका कोई तुक्का नहीं होता है ना, कि उसमें आप लोगों का कोई तुक्का नहीं होता। अगर तो आता है अगर तो आता है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं आता तो 2 मार्क्स चले जाएंगे। तो ये आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। और दूसरा, क्योंकि ये यूनिट आपकी पूरी की पूरी स्टैटिक पोर्शन है, तो इस वजह से ये यूनिट आपको टाइम सेव करने में भी हेल्प करेगा। क्या करेगा, टाइम सेव करने में भी हेल्प करेगा। इज इट क्लियर, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो अगर इसके 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, इफ देयर इज 5 to 6 क्वेश्चन, अगर हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये मान के चलो कि बड़ी आसानी से आप 3 मिनट में उनका आंसर दे दोगे। और इस यूनिट से अप्रोक्सीमेटली आप 2 से 3 मिनट सेव कर लो। और 2 से 3 मिनट काफी होते हैं, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट काफी होते हैं। इस यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। तो इस वजह से भी ये यूनिट है क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो पहली बात। दूसरी बात जो इसी यूनिट से रिलेटेड है वो क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसमें ना कुछ करंट पोर्शन भी आता है, ठीक है, वो आपको साथ ही साथ करवा दूंगा मैं। करंट अफेयर्स बोल सकते हो, जैसे करंट अफेयर्स, जैसे अभी यूजीसी के न्यू चेयरमैन बने हैं, वो क्वेश्चन बनता है कि यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। अभी जैसे बजट है, आप लोगों को ये पता है कि जो बजट है, बजट में हायर एजुकेशन के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है, कौन हायर एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, कौन कौन सी स्कीम्स आएंगी, और स्कूल एजुकेशन के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है, स्कूल की एजुकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स आएंगी। उसी तरीके से टाइम टू टाइम बहुत सारे ना गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स आते रहते हैं। गवर्नमेंट के खुद के इनिशिएटिव्स भी आते रहते हैं। गवर्नमेंट ने कभी कुछ इनिशिएटिव निकाल दिया, जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आप लोगों को पता है एनईपी है, 2020 है। ये इस बार कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, एनईपी से आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। समझ रहे हो ना, तो मतलब चाहे स्टैटिक, चाहे चाहे सिलेबस का कंटेंट हो, चाहे करंट अफेयर का कंटेंट हो, एक बात तो कंफर्म है कि है सब कुछ लर्न करने वाला। जैसे हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? पहले इसको एमएचआरडी के अंडर आती थी ये, जिसका
मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड, पहले ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती थी? एजुकेशन, MHRD के। इसको क्या बोला जाता था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आता था पहले, MHRD के अंडर। ठीक है, मतलब 2020 से पहले जितनी भी स्कीम्स आती थी वो सारी MHRD के अंडर आती थी। बट फिर इस MHRD को रीनेम कर दिया गया। रीनेम किसने किया? बाय NEP 2020, और अब इसका नाम क्या है? MOE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब इसका नाम है। ठीक है जी। तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आते रहेंगे, जिसके अंदर चीजों को आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को सब करवा दिया जाएगा। ठीक है, A to Z चीजें हैं वो आप लोगों को पढ़ा दी जाएंगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की, बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जाएगा बस उसी पे फोकस रखिए। ठीक है जी। हाँ, NEP दोबारा होगा। हो जाएगा बेटा, करंट अफेयर भी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको याद करने की जरूरत है, पढ़ा आपको सब दिया जाएगा। पूछते हैं, NEP स्टैंड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलो, एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया बात कर रहे हैं हम। एवोल्यूशन की मतलब किस तरीके से हायर एजुकेशन की शुरुआत हुई थी इंडिया में, और किस तरीके से धीरे धीरे हायर एजुकेशन अपने मतलब आज की स्टेज पे पहुंच गया है, किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने सारी चीजों को क्या किया है, क्रॉस किया। ठीक है जी। तो इस तरीके से तो शुरू करते हैं। अब पहले हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। जो फर्स्ट हाफ था मतलब 18th, वो पीरियड ऑफ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट था। मतलब 1800 से लेके 1850 तक का जो पीरियड था वो एक तरीके से एजुकेशन में अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक चार्टर एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसने 1 लाख रुपए का अमाउंट अलग से रख दिया, ताकि किस पर्पस के लिए? रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग नेटिव्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब ये पहला इनिशिएटिव लिया गया था जिसने हायर एजुकेशन के बारे में कुछ सोचा था। ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया में रहने वाले लोग क्या कर सकें, पढ़ाई कर सके, लिटरेचर को इनकरेज किया जा सके। और कितना पैसा रखा गया? 1 लाख रुपए। उसके बाद फिर ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्टिस्ट, ये 2 तरीके के लोग आ गए। एक वो लोग जो चाहते थे कि सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, और एक वो लोग आ गए जो बोलते थे कि हमें नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। उनके बीच में लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई को मैकॉलेस मिनट एंड बेंटिक्स रेजोल्यूशन आया 1835 में, उसने खत्म किया। अब देखो यहां पर 2 चीजें हैं। अब नोट्स में देखो, नोट्स में क्या लिखोगे? 1813। अच्छा चलो, मैं नोट्स का आपको एक तरीका बताता हूं, रुको। नोट्स के लिए मैं आपको बताता हूं। आप लोग ना YouTube पे
आप लोगों को ना एक 4 आवर्स की मैराथन मिलेगी मेरी। प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन में 4 घंटे 35 मिनट की क्लास है। मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप वो सारी क्लास देखो, वो रिवीजन के लिए बाद में देख लेना, बट उससे आप लोगों को आइडिया जरूर हो जाएगा कि आप लोग नोट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है जी, मैं इसके बाद उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे आप लोगों को। उससे आप लोगों को ये, अरे 98,000 98,000 व्यूज है उस वीडियो पे, समझ रहे हो ना। ऐसी कोई पिच्ची सी वीडियो नहीं है कि मैं आपको ऐसी देखने को बोलूंगा। उस वीडियो में प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस सारा कुछ आपको बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसको रिवीजन पर्पस के लिए आप बाद में देख सकते हो, बट उसमें क्या है कि आप लोगों को नोट्स बनाने का आइडिया हो जाएगा जिन लोगों ने नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी। ठीक है जी, टेलीग्राम पे सर्च कर लो कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको चैनल मिल जाएगा कॉमर्स नेट अचीवर्स। तो अब ये देखो, पहले आया चार्टर एक्ट 1813 में कितने रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए, और पर्पस क्या था, इंडियन नेटिव्स को पढ़ाना। तो 3 पॉइंट आ गए, बस ये 3 पॉइंट लिखो। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे लिखो ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्टिस्ट में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, जिसको खत्म करने का काम किसने किया, मैकॉले मिनट और बेंटिक्स रेजोल्यूशन, जो कि 1835 में है। समझ रहे हो ना, टू द पॉइंट चीजों को लिखते जाओ। इट वाज डिसाइडेड दैट दिस फंड विल यूटिलाइज टू प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस। मैकॉले मिनट ने यह बोला कि हम तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अंग्रेजी और साइंस को ही प्रमोट करेंगे, और विलियम बेंटिक ने इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इंडिया में अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, पहले कौन सी थी, पर्शियन थी, पर्शियन को हटा के कौन सी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद 1844 में लॉर्ड हैंटिंग डिसाइडेड टू ग्रांट एम्प्लॉयमेंट टू इंडियन हु रिसीव इंग्लिश एजुकेशन। 1844 में इंडिया के वो लोग जो है तो इंडियन थे, बट उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली हुई थी, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की शुरुआत हुई। ये सारी चीजें वापस आएंगी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। जो मेन चीज है वो यहां से शुरू हो रही है। यहां पर आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब इंडिया में हायर एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई, वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। कैसे हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। ईस्ट इंडिया वाले आए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, बट जब उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं है, इंडिया में गरीबी बहुत है, इंडिया में इलिटरेसी बहुत है, तो उन्होंने इंडिया पे राज कर लिया। बहुत सिंपल सा था। ठीक है, उसके बारे में इंडिया को कैसे गुलाम बनाया उसके बारे में हम सोचने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो इंडिया में आए और उन्होंने फिर इंडिया में क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया में लोगों को एजुकेशन के लिए सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम यहाँ पर बहुत देर तक, हम 500 साल तक राज करने वाले हैं। उनके दिमाग में ऐसा था, उनको लगता था, अंग्रेजों को लगता था कि हाँ हम यहाँ पर 500 साल तक राज करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड सम एजुकेटेड इंडियन हु कुड असिस्ट देम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। तो उन लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि इंडियन होंगे, पढ़े लिखे होंगे और उनके लिए क्लैरिकल काम करेंगे। द ब्रिटिश आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम्स एंड लॉज। और उसके साथ साथ वो इंडिया के जो लोकल कस्टम से, इंडिया की जो वैल्यू सिस्टम था, जो लॉज थे, उसको भी समझना चाहते थे। इस वजह से सबसे पहले 1781 में मुस्लिम्स को पढ़ाने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनाया गया। किसके द्वारा, वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1781 में वेरिन हस्टिंग्स के द्वारा एक मदरसा खोला गया। और आप लोगों को पता है मदरसा में किसकी किसकी पढ़ाई करवाई जाती है, किसको पढ़ाया जाता है, मुस्लिम्स को पढ़ाया जाता है। तो मुस्लिमों को पढ़ाने के लिए एक मदरसा है, वो इंडिया में बनाया गया। फिर उसके 10 साल के बाद 1791, फिर उसके 10 साल के बाद जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में एक हिंदू फिलॉसफी पढ़ाने के लिए एक कॉलेज स्टार्ट किया गया। कौन सा, संस्कृत कॉलेज। ठीक है जी। तो 10 साल के गैप में एक इंडिया में मदरसा आ गया था जिसमें मुस्लिमों को पढ़ाया जाता था।
फिर अगले 10 साल के बाद इंडिया में एक हिंदू कॉलेज भी आ गया था, जहां पर हिंदू रिलीजन से जो रिलेटेड लोग थे उनको पढ़ाया जाता था। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग थे जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्या करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक थे जहां से एजुकेशन की शुरुआत हुई। तो यहां पर आपको बेसिकली 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, 1781 में मुस्लिम्स को पढ़ाने के लिए वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा बना दिया, और उसके बाद 1791 में एक संस्कृत कॉलेज है वो बनाया गया वाराणसी में जॉनथन डक्कन के द्वारा। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट हैं जो यहां पर आप लोगों ने याद रखना। सिंपल। नेटिव इंडियन जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया स्टार्ट अंडर ब्रिटिश रूल। द 3 बेसिक एजेंडा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इंडिया वाज फॉलो। 3 तरीके के बेसिक एजेंडा थे जो यहां पर इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले तो क्योंकि ब्रिटिश का खुद का रूल था, ब्रिटिशर्स थे, वो खुद रूल कर रहे थे इंडिया में। देन क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, और तीसरा इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्म्स। तो 3 बेसिस पे इंडिया में एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले ब्रिटिशर्स, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी, उसके बाद फिर इंडिया के लोगों ने भी आके अपने एंड पे इंडिया को प्रमोट करने की कोशिश की। तो यहां पर द कंपनी वांटेड सम एजुकेटेड इंडियंस हु कुड असिस्ट देम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि कुछ इंडिया के लोग हों जो पढ़े लिखे हों और उनकी जमीन का कामकाज संभाल सके। मतलब जमीन का कामकाज मतलब क्लैरिकल वर्क है वो कर सके। Wood's dispatch in 1854 underlined the objective of education policy, which was diffusion of the improved art, science, philosophy and literature of Europe through English or other modern English language as medium. Many schools were started in India for the purpose of Christianity and civilizing the native Indians. The dispatch, यहां पे आओ यार, तुम सीधा यहां से शुरू करते हैं, इससे एक एक पॉइंट आएगा। सबसे पहला जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो थे चार्टर एक्ट 1813। 1813 में इंडिया में सबसे पहले कौन सा बनाया गया, चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट का अमाउंट आप लोगों को मैंने बताया था कितना था, 1 लाख रुपए। कितना था, 1 लाख रुपए। कितना था, 1 लाख रुपए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि पहली बार इंडिया में साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करना। क्या करना, साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करना। चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम विलफोर्स, हु वाज मिशनरी एक्टिविस्ट, compelled the East India Company to give up the non-invention policy and make up of spreading education through English in order to teach Western literature and preach Christianity. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में एक क्लॉज ऐड किया चार्टर एक्ट में, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए तक का एजुकेशन के लिए अमाउंट दिया, और साथ में जो क्रिश्चियन थे ना उनको इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की परमिशन दे दी कि आप जाइए इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करिए। क्योंकि अंग्रेज भारत को गुलाम भी बनाना चाहते थे और इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करना चाहते थे। क्योंकि अगर आप देखते हो ना, इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, बहुत सारे रिलीजन हैं। उन सारे रिलीजन्स में अगर आप देखो ना कि जो क्रिश्चियनिटी है उनका प्रमोशन का तरीका अलग है। ठीक है, अगर आप देखते हो ना उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका जो तरीका है या जिस इंटेंसिटी से वो प्रमोट करते हैं वो अलग है। ठीक है जी, वो क्या है, वो अलग है। तो इस वजह से यहां पर क्योंकि अंग्रेज खुद क्रिश्चियन थे तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है भाई, अगर इंडिया के लोग क्रिश्चियन बनना शुरू हो जाएंगे, फिर तो वो बहुत देर तक हमारे गुलाम रहेंगे हमारे हिसाब से, क्योंकि वो हमारे धर्म के बन जाएंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि इंडिया में आपका फंडामेंटल राइट है
कि आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो। यस और नो? इंडिया में रहते हुए आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक फंडामेंटल राइट देता है कि आपको कोई जबरदस्ती किसी रिलीजन में नहीं लेके जा सकता। दूसरी बात, आप किसी भी रिलीजन में जाना चाहते हो तो आपको रोक नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी, अगर आप अभी इस टाइम पे जो अगर आप न्यूज में देखो तो एक एक टॉपिक है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, जो कर्नाटक वाला है, कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में एंट्री की परमिशन नहीं दी जा रही क्योंकि उन्होंने वो जो स्कार्फ है, जो वो हिजाब है वो पहना हुआ होता है। ठीक है, हमें उसके अंदर नहीं जाना। मैं सिर्फ पॉइंट आपको ये बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं। लोगों को क्या किया जाता है? एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, जिससे कि उनका फायदा होता है और लोगों का नुकसान होता है। आपने ये चीज देखी है? मेरे को एक बात बताओ, तुम किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारे दोस्त हैं वो हर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप सपोज करो हिंदी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका एक दोस्त है वो सिख रिलीजन से बिलोंग करता है, आपका एक दोस्त है वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, आप करता है, एक दोस्त है वो जैनिज्म से। तो आप लोग कभी भी एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करोगे, है ना? आप लोग कभी भी एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करोगे क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो, है ना? क्योंकि आपको एक दूसरे के बारे में पता है। बट पॉलिटिशियन है वो ऐसी ऐसी चीजें लेके आएंगे जिससे कि आप लोगों के दिमाग में वो दूसरे रिलीजन के प्रति क्या डाल देंगे? एक नफरत डाल देंगे कि नहीं नहीं यार, तो XYZ रिलीजन का बंदा है, इसको कैसे आप, इसको कैसे बात कर रहे हो आप, ये तो हमारे लिए थ्रेट है। समझ रहे हो ना? तो भड़काने वाला। तो लोग नहीं भड़कते हैं, लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट पॉलिटिशियन है वो नहीं रहने देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एक हो गए, अगर हम लोग एक हो गए तो हम पॉलिटिशियन से क्वेश्चन पूछेंगे। यस और नो? हम उनसे एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, हम उनसे डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, हम उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे जिनका उनके पास आंसर नहीं है। तो आप इन चीजों पे हम ना आए, इस वजह से वो हम लोगों को दूसरी चीजों में उलझाए रखते हैं। समझ रहे हो ना? आप, हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है कि एक्चुअली में जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, मतलब हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है जी? तो ये हमारा पहला एक्ट था जो किसके बारे में था? जो जो एजुकेशन को प्रमोट करने के बारे में था। The first steps towards being made in objective of government act had its own importance. इसकी अपनी इंपॉर्टेंस थी because it was first instant that British East India Company acknowledged the promotion of education in India. क्योंकि इससे पहले इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है जी? तो इस वजह से एजुकेशन के लिए ये पहला स्टेप है वो लिया गया था। विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, कलकत्ता कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन। इसी टाइम के दौरान कलकत्ता कॉलेज बनाया गया, किसके द्वारा? RRM, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उसके बाद फिर 1817 में एक हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में। ठीक है, मतलब ये हिंदू वाला कॉलेज, जो बाद में 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, और फिर इसी को 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसके साथ और कुछ संस्कृत कॉलेज भी हैं कलकत्ता में सेटअप किए गए। ठीक है जी? तो याद रखिए 1817 में वो कलकत्ता कॉलेज था, 1855 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, 2010 में वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है जी? अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था ना कि इसमें चीजें रटनी बहुत पड़ेंगी, तो मैं इसी वजह से थोड़ा आराम आराम से मैं थोड़ा लाउड बोल के पढ़ाता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें।
अब इसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आ गया। चार्टर एक्ट के बाद फिर एक एल्फिस्टोन रिपोर्ट आई। मतलब जब आपकी उम्र 13 साल हुई तो आपको चांटा लगा। मतलब चांटा लगा से क्या याद रख सकते हो? चार्टर एक्ट। जब आप 13 साल के थे तो चार्टर एक्ट आ गया। तो चांटा लगने से आप लोगों को बहुत गुस्सा आया। आपने अपने घर पे बोल दिया कि मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि पुरानी बात है ना। तो आपके घर में एक हाथी रखा हुआ था, आप एलिफेंट पे बैठ गए और घर छोड़ के चले गए। मतलब इसके 10 साल के बाद 1813 में आप हाथी पे, मतलब एल्फिस्टोन, एलिफेंट से याद रखो, वे बैठ के घर छोड़ दिया आपने। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन की बात की गई। डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर, ये इसी के साथ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइजर और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इसी के अंदर फिर 1834 में एक एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। न्यू एजुकेशन की बात की गई। 1835 में फिर एल्फिनस्टोन कॉलेज और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए, और 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई बीएमसी। ये इस बार पूछा गया था, बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता। 3 यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया। और ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज था। कौन सा? एल्फिस्टोन कॉलेज। एल्फिस्टोन कॉलेज बॉम्बे, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है जो इसके अंदर सेटअप किया गया। ठीक है जी। तो एल्फिस्टोन रिपोर्ट है 1813 में। ठीक है जी। तो पहले चार्टर एक्ट आया, फिर एल्फिस्टोन रिपोर्ट आई। उसके बाद फिर एक जर्नल कमेटी बनाई गई पब्लिक इंस्ट्रक्शंस पे। जर्नल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस पे बनाई गई। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर आके मॉडर्न लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के बीच में झगड़ा हो गया था, बताया था ना। अंग्रेज चाहते थे कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया के लोग थे वो ये चाहते थे कि हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाए। समझ रहे हो ना? लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इंडिया में तो डेवलपमेंट तो करना चाहते थे, बट वो चाहते थे कि अपने हिसाब से डेवलपमेंट करें। तो इस वजह से ना जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम था वो एकदम से क्या हो गया था? डिस्कोर्स हो गया, मतलब लड़ाई होनी शुरू होगी। और उस लड़ाई को खत्म करने के लिए मैकॉलेज रेजोल्यूशन आया। उसको खत्म करने के लिए क्या आया? मैकॉलेज रेजोल्यूशन आया, ये वाला मैकॉलेज मिनट। मतलब आप हाथी पे बैठे, देखो ध्यान से सुनो, आप हाथी पे बैठे, जैसे ही आप हाथी पे बैठ के गए तो सामने से एक और हाथी आ गया, तो फिर क्या हो गई? आपकी हाथी की उस हाथी के साथ लड़ाई हो गई। तो यहां से आप याद रख सकते हो कि ओरिएंटलिस्ट और जो जो इंडिया वाले और वेस्टर्न वाले थे उनके बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। ठीक है जी। और फिर आपको लड़ाई सही करने के लिए हाथी से नीचे आना पड़ा, और हाथी से नीचे आने में आपको 35 मिनट लग गए। कितने मिनट लगे हाथी से नीचे उतरने के लिए? 35 मिनट लग गए। तो मैकॉलेज मिनट से आप लोग क्या याद रख सकते हो? 1835। ठीक है जी। ईयर भी साथ में आप लोग याद रख सकते हो, 1835। अब ये जो मैकॉलेज मिनट था ना, ये बहुत ही धांसू बंदा था। ये पहला बंदा था जिसने बोला कि भाई इंडिया में एजुकेशन अंग्रेजी में कर दो। किस में कर दो? अंग्रेजी में कर दो। suggests diffusion of English education in the country. However, these initiatives are mainly directed at elementary and secondary education. जबकि ये जो चीजें थी वो सिर्फ अभी एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन तक ही थी। ठीक है जी। मतलब अभी कॉलेज तक नहीं गया था। इन्होंने बोला कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन तक इसको रखा जाए। लॉर्ड मैकॉले wanted to build an education system that was secular and scientific, free of old prejudice as per the western wood. He played his part in building the modern India. मतलब ये जो मैकॉले था ना, ये भाई बंदा बहुत ही एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहता था। तो इसको लगता था कि जो हमारा इंडिया का सिस्टम है ना,
जो जिस सिस्टम के हम पार्ट हैं वो ना अनहोली हो चुका है। मतलब समझ रहे हो ना, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एकदम से खराब हो चुका है, कि इंडिया को एक नए एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, कि इंडिया को एक नए एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। अगर हम नए एजुकेशन सिस्टम को लेके आएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसने ना एक थ्योरी बनाई जिसका नाम रखा गया इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। समझ लीजिए ध्यान से, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में इसने क्या बोला कि हम जो एजुकेशन देंगे वो सिर्फ अपर क्लास को देंगे। समझ रहे हो ना, जो ऊपर वाले लोग हैं उन लोगों को पढ़ा दीजिए, उनसे अपने आप नीचे की तरफ एजुकेशन क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। कि आप ऐसे करो, ऊपर वाले लोगों को क्या कर दो, पढ़ा दो, ऊपर जितने लोग हैं उनको पढ़ा दीजिए, नीचे वाले लोगों तक एजुकेशन अपने आप पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसने इंग्लिश को ही प्रमोट किया। वो चाहता था कि हाँ, इंडिया वाले लोगों को हम अपने जैसा बना लेंगे जो कि हमारे लिए काम करेंगे। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए, इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंडिया इंग्लिश इन टेस्ट एंड एफिलिएशन। समझ रहे हो ना, वो ऐसे लोग चाहते थे जो दिखने में तो इंडियन होंगे बट वैसे पढ़ाई लिखाई की होगी और काम अंग्रेजों के लिए करेंगे। ठीक है जी। तो उसका मेन पर्पस था कि सिर्फ अपर क्लास को, जो ऊपर वाली क्लास है उसको पढ़ा दो, बाकी नीचे पहुंच जाएगा। और इस तरीके से उसने अंग्रेजी को हमारी कौन सी लैंग्वेज बना दी, इंग्लिश को वो हमारी कोर्ट लैंग्वेज बना दी, और जो कि पर्शियन पहले हमारी कोर्ट लैंग्वेज होती थी वो अबॉलिश हो गई। और इसी टाइम पे उन्होंने जो अंग्रेजी की किताबें थी वो बोला कि फ्री में हम इंग्लिश की किताबों को पब्लिश करेंगे, इंग्लिश की किताबों पे फंड देने शुरू कर दिए। तो उसने पूरे का पूरा फोकस किस पे किया, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन पे पूरे का पूरा उसका फोकस हुआ। एक सेकंड। ओके सॉरी, वो जीएसटी की ना रिटर्न फाइल की थी तो सीए ओटीपी मांग रहा था, इस वजह से। वो 5 मिनट के लिए होता है ना, नहीं तो फिर ओके। तो मैकॉलेस का मेन पूरा फोकस था, क्या था वो, किस पे था वो, ये था कि अंग्रेजी को हम प्रमोट करेंगे, हम इंग्लिश में एजुकेशन देंगे, अंग्रेजी में किताबें पब्लिश करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि हम ऊपर वाले लोगों को पढ़ाएंगे, ऊपर से अपने आप एजुकेशन नीचे वाले लोगों तक पहुंच जाएगी। ये उसका अल्टीमेट पर्पस था। तो इंग्लिश एजुकेशन गेट मोर फंड, इस वजह से इंग्लिश को ज्यादा फंड मिलने शुरू हो गए। इसी दौरान 1849 में जे बैथन ने एक बैथन स्कूल बनाया, पूसा में एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया, और इसी तरीके से रुड़की में भी एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया। स्टक हो रहा है क्या? चलिए, तो ये 4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोशन मिली, इंग्लिश एजुकेशन आगे बढ़ना शुरू हुआ। 1849 में जेईडी बैथन ने बैथन स्कूल को सेटअप किया। देन एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया पूसा में,
और उसी के साथ साथ रुड़की में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया। ठीक है जी, तो ये हुआ। उसके बाद जब उसे 35 मिनट लग गए हाथी से उतरने के बाद, 35 मिनट में जब आप हाथी से नीचे उतरे तो फिर आप कहां पे चले गए? आप जंगल में चले गए। हाथी से उतर के कहां पे चले गए? जंगल में चले गए। क्या करने के लिए? लकड़ियां लेने के लिए। हाथी से उतर के कहां पे चले गए? जंगल में चले गए। तो यहां पर वुड्स डिस्पैच का न्यू कंसेप्ट आया 1854 में। 1854 में वुड्स डिस्पैच की बात की गई। Sir Charles Woods was the president of the board of control of company in 1854 when he sent a dispatch to the Governor General of India, Lord Dalhousie. This is called Magna Carta of English Education India. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच को, ये पेपर में पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था, पिछली बार भी पूछा गया था। वुड्स डिस्पैच में मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला गया था। किसको? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको बोला गया? वुड्स डिस्पैच को बोला गया। इट वॉज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। अगर इससे पहले की बात करें तो मैकॉलेस मिनट में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही थी? मैकॉलेस मिनट में सिर्फ और सिर्फ स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही थी। स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही थी। बेटा इतना ही पढ़ लीजिए, वही काफी है। इससे ही आपको चैन नहीं मिलेगा, किताबें कहां से पढ़ लोगे। तो स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही थी। बट यहां पर पहली बार वुड्स डिस्पैच ने बोला कि हम हायर एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने कुछ ना रिकमेंडेशन दी। उन्होंने बोला कि जो हमारा प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी का लेवल था, प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक रेगुलराइज किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। इंडियाज वर टू बी एजुकेटेड इन इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज। और वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा इस वजह से बोला गया क्योंकि इसने ना सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, इसने इंडिया में हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया। समझ रहे हो ना? इन्होंने बोला कि अंग्रेजी के साथ साथ नेटिव एजुकेशन में भी, नेटिव लैंग्वेज में भी क्या करना चाहिए? लोगों को पढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ जो एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको क्या करो? ग्रांट्स दी जाए। एजुकेशन सिस्टम है वो सेटअप किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में। और साथ में औरतों की, वुमेन्स की एजुकेशन को भी क्या किया जाए? आगे बढ़ाए। ठीक है, ये बात समझ आई। इसी दौरान 3 यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, बीएमसी, जो मैंने आपको पहले बताया था। बीएमसी, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। 1857 में टोटल 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेटअप की गई 1882 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेटअप की गई 1887 में। द डिस्पैच आस्क्ड गवर्नमेंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ये बोला कि भाई गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्या करने की? लोगों को पढ़ाने की। इंडिया में एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको लेनी चाहिए? वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द एजुकेशन टू द पीपल। राइट? तो ये वुड्स डिस्पैच ने बोला। ठीक है जी। उसके बाद फिर हंटर कमीशन आया। उसके बाद क्या आया? फिर हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन क्या मतलब हुआ? देखो, जब आप जंगल में थे, देखो इससे पहले वुड्स डिस्पैच था। जैसे ही आप जंगल में गए, जंगल में शिकारी आया, और शिकारी के पास क्या था? हंटर था। शिकारी के पास क्या था? हंटर था। जैसे वो हंटर होता है ना, वो वाला हंटर था। तो अब हंटर कमीशन को क्यों सेटअप किया गया? हंटर कमीशन को इस वजह से सेटअप किया गया ताकि ये देखा जा सके कि जो वुड्स डिस्पैच है उन्होंने क्या किया, वुड्स डिस्पैच ने कोई अच्छा काम किया या नहीं किया।
ठीक है, वुड्स डिस्पैच ने कुछ अच्छा काम किया या नहीं किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? हंटर कमीशन ने, उसको चेक करने के लिए कि भाई वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखने के लिए इसकी बात की। तो अब हंटर कमीशन की बात समझने की कोशिश करो। हंटर मार के उसने पहले तो प्राइमरी और हायर एजुकेशन को तोड़ दिया, समझ रहे हो ना, हंटर मारा और एजुकेशन के दो टुकड़े तोड़ दिए। एक एजुकेशन का टुकड़ा बना दिया प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा आ गया हायर एजुकेशन। ठीक है जी। इट प्रपोज द यूनिवर्सिटी वुड हैव टू मैनेज द एफिलिएट कॉलेज। इन्होंने एक और बात बोली कि जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो अपने अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को क्या करेंगी? मैनेज करेंगी। इट वॉज फॉर्म टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ वुड्स डिस्पैच ओवर W.W. हंटर इन 1882। ठीक है जी। तो मैंने पहले बता दिया कि हंटर कमीशन था, उसको क्यों सेटअप किया गया था? क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि जो वुड्स डिस्पैच है, जो वुड्स डिस्पैच है, क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। वुड्स डिस्पैच को देखना चाहते थे कि वुड्स डिस्पैच ने जो किया वो किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसको इवेल्युएट करने के लिए। It underlined that state's role in the extension and improvement of primary and higher education। इन्होंने ये बोला कि हाँ भाई, जो स्टेट का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करने के लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इट अंडरलाइन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। और इन्होंने एक बात और बोली कि जो कंट्रोल है ना, एजुकेशन का कंट्रोल है, वो डिस्ट्रिक्ट्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को दे देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? म्यूनिसिपल बोर्ड्स को दे देना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट्स को शिफ्ट कर देना चाहिए। इसने सेकेंडरी एजुकेशन की दो डिवीजन बना दी, मतलब इसने ना सब तोड़ फोड़ कर दी। पहले तो इसने एजुकेशन के दो टुकड़े कर दिए, उसके बाद इसने बोला कंट्रोल हमारे पास नहीं रहना चाहिए, कंट्रोल दे दो किसको? या तो डिस्ट्रिक्ट वालों को दे दो भाई, या म्यूनिसिपल वालों को दे दो। इसने ये बोल दिया कि भाई हम जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके भी दो टुकड़े तोड़ेंगे। कौन कौन सा? लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी एंड वोकेशनल फॉर कमर्शियल कैरियर। तो एक तो जो यूनिवर्सिटी लेवल तक है, जो नॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई जाती है वो वाली, और दूसरी वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल समझते हो ना, जो करियर ओरिएंटेड एजुकेशन होती है। कौन सी एजुकेशन होती है? जो करियर ओरिएंटेड एजुकेशन होती है, कि करियर में वो कैसे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से वो अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने करियर को और आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल। ओके, तो ये यहां तक जो 4 कमीशन आए 1813 में, फिर 1823 में, फिर 1835 में, 1854 में, 1882 और 83। सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले हमारे पास आया हंटर कमीशन। अठारह में, सॉरी हंटर नहीं था, चार्टर एक्ट था, रुको गलती हो गई। चार्टर एक्ट 1813 में। इसके बाद एक कमेटी सेटअप की थी, उस कमेटी का नाम क्या था? एक सेकेंड। अच्छा, इसके बाद एल्फिस्टोन आया था, उसके बाद जर्नल कमेटी थी, इसके बाद एल्फिस्टोन कमीशन था 1823 में, और 1823 में ही एक जनरल कमेटी सेटअप की गई थी। 1823 में ही उस जनरल कमेटी को सेटअप किया गया था। फिर 1835 में मैकॉले मिनट आया था, मैकॉले मिनट्स की बात की गई थी। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच की बात की गई थी। फिर 1882 और 83 में हंटर कमीशन आया था। तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो ना। अब इससे आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा, इससे आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा कि ये पूरी यूनिट
आने वाली 7 से 10 क्लासेस, 7 8 10 क्लासेस जो भी हैं, वो सारी की सारी क्या होने वाली हैं, रटने वाली ही हैं, सारी की सारी याद करने वाली हैं। इस वजह से सबसे बेस्ट तरीका है कि 10 क्लासेस को अगर आप याद करना चाहते हो तो आप क्लास खत्म होने के तुरंत बाद एक बार रिवाइज करो, फिर उसके बाद दिन में एक बार पढ़ो, फिर एक बार रात को सोने से पहले पढ़ो। क्योंकि देखो, एक बार ये यूनिट आप लोगों को जब याद होगी ना, उसके बाद नहीं भूलोगे। समझ रहे हो ना? अगर अगर जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को ये सारी चीजें याद है, या सुनो, मेरे को ना ये सारी चीजें याद हैं A to Z, क्योंकि मैंने ये इतना पढ़ा दिया, इतनी बार पढ़ा दिया है कि अब एक एक चीज मुझे याद हो गई है। अगर आप मेरी पुरानी मैराथन क्लासेस देखोगे ना, तो मैंने पूरा प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस को एक फास्ट ट्रैक रिवीजन में याद करवाया था। मतलब मेरी कोई क्लास थी, मुझे अभी तक याद नहीं, अभी तक मतलब क्लास तो याद नहीं है, उसमें एकदम फास्ट ट्रैक से मैंने ये सारी चीजें हैं वो आप लोगों को याद करवाई थी। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यही है कि जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पे, उसको डेली डेली उतना ही याद करते रहिए। अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर भाई पक्का भूल जाओगे, अगर आप याद नहीं करोगे तो पक्का इसको भूल जाओगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, 20वीं की सदी की शुरुआत हुई, उसके बाद क्या हुआ, 1901 में लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें यह बोला कि हम इंडिया में अब एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। व्हाट डू वी वांट टू डू, हम एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया, किसके अंडर, लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी के अंडर। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी के अंडर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, देखो इसमें याद रखिए, ये पहले कमीशन था 1902 में, 1902 में ये कमीशन था, और 1904 में इसको क्या बना दिया गया, इसको एक्ट बना दिया गया। ठीक है जी, 2 साल के बाद ये एक्ट बना दिया गया। और इसको द लैंडमार्क ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दैट अट्रैक्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अंडर लॉर्ड कर्जन्स वाइसरॉयल्टी. It was directed to inquire into condition and prospect of university established in British era. इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ये शिमला में हुई थी, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस का नाम भी दिया जाता है। इसका पूरे का पूरा टारगेट, ये जो पूरा कमीशन था, वो पूरे का पूरा किस पे फोकस था, वो इस बात पे फोकस था कि जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई है ना, जो भी तक इंडिया में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई हैं, उन यूनिवर्सिटी को रिव्यू करना इसका मेन टारगेट था, कि भाई वो जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, क्या वो सही से काम भी कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने यूनिवर्सिटीज तो बना दी बट वो काम नहीं कर रही हैं, उनके काम को देखना, उस काम को सही करना। तो वो पूरी की पूरी इंक्वायरी करने के लिए जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, पहले उसको अपॉइंट किया गया, फिर उसको एक्ट बना दिया गया 1904 में। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटी कमीशन था ना, लॉर्ड कर्जन वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इससे पहले जितने भी कमीशन वगैरह सेटअप किए गए थे ना, वो ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड थे या स्कूल एजुकेशन पे थे। तो जो लॉर्ड कर्जन था, उसने पहली बार कौन सा कमीशन, एजुकेशन कमीशन सेटअप किया था हायर एजुकेशन पे। इसकी डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन जनवरी 27, 1992 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या कमीशन इसको अपॉइंट किया गया था, और इसका चेयरमैन कौन सा था, डॉक्टर सर थॉमस रे, टू इंक्वायर द कंडीशन। मतलब इसको अपॉइंट किसके अंडर किया गया था, वैसे लॉर्ड कर्जन था जो मेन पर्सन था, बट जो इसकी चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी,
थॉम्स रेल के पास थी, ताकि ये देखा जा सके कि जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई हैं, जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई हैं, वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। एंड रिपोर्ट अपॉन द प्रपोजल ऑफ यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड एंड टू कंसीडर एंड रिपोर्ट ऑन द प्रपोजल, भाई कि भाई उसको उनकी वो कितने अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही हैं तो किस तरीके से उनसे काम लिया जा सकता है, राइट। फिर ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था ना, उसकी रिकमेंडेशन पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को कब पास कर दिया गया था? मार्च 21। ये तीनों चारों डेट्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 21 को इसको बना दिया गया था एक्ट, और वैसे इसको सेटअप कब किया गया था? 27 जनवरी 1902 में, राइट। जे पूजा आप इस कोर्स से शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 स्टडी द कंडीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड मेड सर्टेन रिकमेंडेशन। फिर उन्होंने इसको स्टडी किया और कुछ रिकमेंडेशन बताई और कुछ डिजायरेबल चेंजेस लेके आए, जिससे ये बोला गया था कि भाई अब नई यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। मतलब इस रिकमेंडेशन दी गई थी कि हम कुछ नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम नई यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं। यस, मार्च 21 1904। तो इन्होंने बोला कि हम अलीगढ़, बनारस, डेक्का, पटना, रंगून और नागपुर में यूनिवर्सिटी सेटअप करना चाहते हैं, बट इस कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि हम अलीगढ़ में, बनारस में, डेक्का, पटना, रंगून और नागपुर में कुछ नई यूनिवर्सिटीज को सेटअप करना चाहते हैं, बट ये कमीशन क्या बोला कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कमीशन ने इस बात को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कमीशन ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी कमीशन था ना, क्योंकि ये पहली बार कमीशन था, बनाया गया था, तो इस कमीशन ने काफी सारी रिकमेंडेशन दी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये जो कमीशन बनाया था ना, इसने काफी सारी रिकमेंडेशन दी थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपको याद करने के लिए। तो कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी? पहला तो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था, तो पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि जो यूनिवर्सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो यूनिवर्सिटी को एडमिन किया जा रहा है या जिस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, उसमें चेंजेस लेके आओ। क्या करो? उसके अंदर हमें चेंजेस की जरूरत है। वी नीड टू चेंज, हमें चेंज करने की जरूरत है। टू एनलार्ज द फंक्शन एंड टू एम्पावर द यूनिवर्सिटीज टू अपॉइंट देयर ओन प्रोफेसर। इससे पहले क्या होता था कि जब यूनिवर्सिटीज को अपने प्रोफेसर अपॉइंट करने होते थे तो उसको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। बट इस कमीशन ने क्या बोला कि अब यूनिवर्सिटीज अपने आप ही अपने प्रोफेसर्स को क्या कर सकती हैं? अपॉइंट कर सकती हैं, राइट। और रिसर्च वर्क में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। दे कैन प्ले रोल इन द रिसर्च वर्क। टू इम्पोज मोर स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज। एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का रिव्यू करने की बात हो रही थी, रिव्यू करने की बात हो रही थी, तो रिव्यू करते टाइम उन्होंने एक चीज देखी थी कि जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है ना, उसको यूनिवर्सिटीज ज्यादा अच्छे तरीके से देख नहीं रही। तो इन्होंने बोला कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है ना, उस पे एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन होना चाहिए, ताकि अगर कॉलेजेस सही तरीके से काम करेंगे तो यूनिवर्सिटीज अपने आप सही तरीके से काम करेंगे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है ये वाला, टू लिमिट द नंबर ऑफ फेलो इन द सेनेट एंड सिंडिकेट। इसमें एक नंबर बना दिया गया, जो सेनेट होता है ना, जो मेन एडमिन बॉडी होती है, कि उसमें 50 से 100 तक ही लोग होने चाहिए जो एडमिन का काम करेंगे। 50 और 100, मतलब मिनिमम 50 होने चाहिए और मैक्सिमम 100, मतलब 100 से ज्यादा नहीं हो सकते और 50 से कम नहीं हो सकते। ठीक है जी, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते
और 50 से कम नहीं हो सकते। एफिलिएट कॉलेज जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर होता है ना, उसको एफिलिएट कॉलेज बोल दिया जाता है। और उसी के साथ साथ सिंडिकेट को ये बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी जाए ताकि वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज को क्या कर सके, चला सके, यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सके। उसके बाद टू ऑथराइज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू डिफाइन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। However, the Indian University Act 1904 brought about certain desirable changes in the sphere of higher education। तो सिंपल सी बात है कि भाई सारी की सारी चीजों पे उन्होंने काम किया। सबसे पहले क्या बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए। यूनिवर्सिटीज को पावर दे दी कि आप अपने अपने प्रोफेसर्स को खुद अपॉइंट कर सकते हो। सिंडिकेट और सेनेट का नंबर डिसाइड कर दिया गया 50 और 100 के बीच में। यार सेनेट और सिंडिकेट जो होते हैं ना, जो मेन बॉडी होती है, समझ रहे हो ना, जो यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटीज में जिस यूनिवर्सिटी में उसका एक सेनेट होता है ना, वो एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह होता है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, जो डिसीजन लेते हैं। उसकी वोटिंग भी होती है और उसमें लोग अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल बॉडीज अपॉइंट होती है ना, पॉलिटिशियन एमए एमपी एमएलए होते हैं, उसी तरीके से सेनेट होते हैं। आप ऐसा याद रखो अभी फिलहाल इसको। उसके साथ इन्होंने बोला कि सिंडिकेट को एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दी जाए और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज की जो एरिया है वो डिसाइड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे दी जाए। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलो, उसके बाद अब इंडियन लोगों की यहां पर एंट्री हुई 1905 में। अभी तक इंडिया के लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। इंडिया के लोग अपने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। 1905 में पहली बार इंडिया के लोगों ने एंट्री मारी। अब इंडिया के लोग हैं वो इसमें एंटर हुए। 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो सेटअप किया गया। किसके द्वारा? स्वदेशी नेशनलिस्ट थे जो, और जादवपुर यूनिवर्सिटी इसी का रिजल्ट है। मतलब जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया 1905 में, जिसकी वजह से जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसको सेटअप किया गया, मतलब उसके बाद वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उससे निकली। इसी दौरान दो और चीजें आई। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन एस्टेब्लिश किया और उसी तरीके से सतीश मुखर्जी के द्वारा डॉन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, दो और भी पॉइंट आ गए। विद इन 10 ईयर ऑफ कर्जन्स रिफॉर्म द एजुकेशन पोजीशन वर रिव्यूड अगेन। फिर 10 साल के बाद, मतलब 1903-4 के बाद फिर से गवर्नमेंट ने एक और रेजोल्यूशन पास किया। कौन सा? 1913 में, कि भाई जो अब पिछले 10 साल में काम हुआ है उसको रिव्यू करना है। जो पिछले 10 साल में, ठीक है, कर्जन ने तो 1902 से 1904 तक के बीच में क्या किया कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप किया गया। फिर वो पिछले 10 साल से जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था वो काम कर रहा था। अब उस कमीशन ने पिछले 10 साल में क्या किया, उस पिछले 10 साल में मतलब 1904 से लेके 1913 तक क्या काम किया, उसको रिव्यू करने के लिए फिर 1913 में एक और रेजोल्यूशन इशू किया गया कि भाई ये काम करना है। अब देखो कि पिछले 10 साल के अंदर कुछ हुआ है या नहीं हुआ, राइट? तो अब ये जो रेजोल्यूशन था वो रेजोल्यूशन कौन सा था? रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1930। 1913 का जो टाइम है ना वो वैसे ही इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। तो अब इसने पिछले 10 साल की चीजों को रिव्यू किया। क्या किया? पिछले 10 साल की चीजों को रिव्यू किया कि पिछले 10 साल के अंदर जो लॉर्ड कर्जन का यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप किया गया था उसने कितना काम किया या नहीं किया, राइट? द पॉलिसी recommended that a university should be established for each province for teaching activities of universities should be encouraged and the college located in Mossville town should be developed into teaching university in due course. सिंपल। तो इन्होंने बोला कि अब जो फॉसिल एरिया, मतलब समझ रहे हो ना, जो बहुत बैकवर्ड एरियाज में, जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज में लोग हैं,
बैकवर्ड एरिया में जो कॉलेजेस हैं उन तक भी पहुंचा जाए, उनको भी यूनिवर्सिटीज के अंडर किया जाए, ताकि वहां पर भी क्वालिटी एजुकेशन है वो दी जा सके। इस वजह से इन्होंने बोला कि अब और यूनिवर्सिटी सेटअप करने के बारे में बोला जाए, क्योंकि ये सेम रिकमेंडेशन मोर यूनिवर्सिटीज की 1904 में भी दी गई थी, बट वहां पर क्या हो गई थी, ये रिजेक्ट हो गई थी। याद है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को भी बोला गया था डेक्का, रंगून वगैरह में यूनिवर्सिटी से एस्टेब्लिश करने की, बट उन्होंने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। बट अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे, हम और नई यूनिवर्सिटीज को क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इट सेड it is necessary to restrict the area which affiliating universities have control by securing in the first instance a separate university of each the leading province in India, and secondly created a new local teaching and residential universities for each province. each province समझ रहे हो ना, कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम क्या करने की बात कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाए, और उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एफिलिएट करेगी, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को, पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को उस यूनिवर्सिटी के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अब इस यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन रिव्यू हुआ 1913 में, उन्होंने 5 नई यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया। कितनी यूनिवर्सिटी, 5 नई यूनिवर्सिटीज को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया। 1916 में बनारस और मैसूर में यूनिवर्सिटी बनी, पटना में 1917 में यूनिवर्सिटी बनी, हैदराबाद में 1918 में यूनिवर्सिटी बनी, और SNDT जो यूनिवर्सिटी है कहां की, मुंबई में, उसको 1916 में सेटअप किया गया। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटी बनी, टोटल 5 यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया। बनारस और मैसूर में 1916 में, फिर पटना में 1917 में, हैदराबाद में 1918 में, और SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी 1916 में सेटअप की। मतलब SNDT यूनिवर्सिटी, बनारस और मैसूर, ये तीनों यूनिवर्सिटी 1916 में बनी, पटना में 1917 में बनी, और हैदराबाद में 1918 में बनी। ओके, यहां पे मैं मुंबई लिख देता हूं। हाँ, ये सरोजनी नायडू कुछ इस तरीके से इसका नाम है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये मुंबई में है, ये मुंबई में, ठीक है जी। ये कहां पे है, ये मुंबई में है। तो इस रेजोल्यूशन के दौरान टोटल 5 नई यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई थी। हालांकि इन यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले भी गवर्नमेंट को बोला गया था, जो एजुकेशन कमीशन को बोला गया था, बट कहीं ना कहीं तब ये चीजों को अप्रूवल नहीं मिली थी। इस वजह से दोबारा 10 साल के बाद इनको अप्रूवल मिली। 10 साल के बाद इनको क्या मिली, अप्रूवल मिली, राइट। ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, बनारस अलग है और मैसूर में अलग, 2 यूनिवर्सिटी सेटअप की, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन आया, ये अभी तक के कमीशन में काफी इंपॉर्टेंट है, सैडलर कमीशन, जिसको कलकत्ता कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। अब ये कमीशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है जी। ये जो कमीशन है ना, कोई अपने मतलब ये कमीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस हैं वो इस कमीशन के थ्रू आई।
बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो नई आई इस एजुकेशन सिस्टम के दौरान। अब वो क्या क्या था, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है, जो कि डॉक्टर माइकल सैडलर, जो कि लीड्स यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, उसके वाइस चांसलर थे, उनके अंडर सेटअप किया गया था सितंबर 14, 1917 में, टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन पर्टेनिंग टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है कि इसका पूरे का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे था। ठीक है जी, इसका पूरे का पूरा फोकस किस पे था, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे था। किस पे था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे था। मतलब इसकी जितनी भी रिकमेंडेशन दी गई है ना, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन किसके रिगार्डिंग दी गई है, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए दी इसने। मतलब जब ये यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो ये पूरी यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं बोल रहे इंडिया की कि सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होना चाहिए। इसकी जितनी भी रिकमेंडेशन रही है, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए रही है। इस वजह से इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का नाम भी दिया जाता है। दैट इज द रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का नाम भी दिया जाता है। इट वॉज प्रीकर्सर टू 10+2+3 सिस्टम। प्रीकर्सर मतलब सबसे पहले 10+2+3 सिस्टम की जो बात है वो सैडलर कमीशन में की गई थी। ठीक है जी, सैडलर कमीशन में सबसे पहले 10+2+3 सिस्टम की बात की गई थी, और इस कमीशन ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी जिसके बेसिस पे ये बोला गया कि हमें हायर एजुकेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कौन कौन सा, एस्टैब्लिशिंग ऑफ टीचिंग एंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी या टीचिंग होनी चाहिए। मतलब टीचर है वो यूनिवर्सिटी में ही रहे, मतलब वहीं पर जो उनको मतलब रूम्स दे दिए जाएं, वहीं पर रहकर पढ़ाएं। प्रोविजन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑनर कोर्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पास कोर्स ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पढ़ते हैं उनके लिए ऑनर्स कोर्स होने चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को और इंप्रूव कर पाए। फॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज टू सेटल एकेडमिक क्वेश्चन, कोर्स से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड या रिसर्च वर्क से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उन सारे मैटर्स को सॉल्व करने के लिए एक एकेडमिक काउंसिल होना चाहिए और बोर्ड ऑफ स्टडीज होनी चाहिए। 10+2 मतलब 10वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन। मतलब 10 साल तक आप 10वीं में रहते हो, फिर अगले 2 साल आप 11वीं 12वीं करते हो, और फिर 3 साल के अंदर आपकी क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। क्रिएशन ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। यहां पर फिजिकल एजुकेशन की भी बात हुई ताकि बच्चों की फिजिकल वेलफेयर के लिए भी काम किया जा सके। बच्चों के फिजिकल वेलफेयर के लिए भी क्या किया जा सके, यहां पर काम किया जा सके, उसकी भी बात यहां पर की गई। देन सिलेक्शन कमेटी इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होने चाहिए प्रोफेसर्स के लिए। इन्होंने आल्सो डिग्री कॉलेज के लिए एक इंटरमीडिएशन एजुकेशन की बात की गई, और कहीं ना कहीं एक इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। सैडलर कमीशन ने CAB को सेटअप करने की बात की गई, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि 1920 में सेटअप किया गया था। किसके अंडर, सैडलर कमीशन के अंडर 1920 में सेटअप किया गया था, बट फिर वो 1923 में क्या हो गया था, बंद हो गया था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1920 और 30 के बीच में बहुत भारी रिसेशन आया था, पूरा दुनिया इस रिसेशन का शिकार हुई थी। तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इस सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन था उसको क्या करना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा। उसको बाद में वो दोबारा सेटअप किया गया था, बट फिलहाल
इसी कमीशन के अंडर ये 1920 में बना और 1923 में इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 1923 को इसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। Under the Government of Indian Act 1990, education made a provincial subject so as to minimize the control of central government in the education. तो इसमें यह बोला गया कि जो एजुकेशन है ना उसको प्रोविंसियल सब्जेक्ट बना दिया जाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट बेस कर दिया जाए, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है ना उसको कम कर दिया जाए। मतलब अगर कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूं तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो एजुकेशन है वो मेरे अंडर आ जाएगी। समझ रहे हो ना, जैसे कंकरेंट लिस्ट वाला होता है ना फेडरल सिस्टम, उसी की बात की गई। इस वजह से एजुकेशन को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। प्रोविंशियल का मतलब यही हुआ कि अब वो जो जिस डोमेन के अंदर आ रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, उसके अंडर ही वो उसका कंट्रोल हो जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं ना वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग हैं वो आके उसको क्या नहीं करेंगे, वो उसके अंदर अपनी मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। वी इंट्रोड्यूस अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। बिसाइड major recommendation, it also suggests the development for the establishment of department of education. एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेपरेटली बनाया जाए एंड इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट फॉर बीए एंड इंटरमीडिएट कोर्स एंड आल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईयूबी। कब बनाया गया था ये, 1925 में, याद रखिए। इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था 1925। आईयूबी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। आईयूबी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ताकि एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए जो कि यूनिवर्सिटीज की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करे। क्या करे, यूनिवर्सिटीज की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए बोर्ड बनाया जाए, राइट। दो दीज रिकमेंडेशंस वर प्राइमरली मीन्ड फॉर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। चाहे ये सारी रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए थी, बट फिर भी इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारा हायर एजुकेशन का इंटायर सिस्टम था उसको अफेक्ट किया। ये बनाया गया आईयूबी, जिसको बाद में एआईयू के नाम से जाना जाता है। अभी इसको किस नाम से जाना जाता है, एआईयू। एआईयू मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इसका रीनेम कर दिया गया था बाद में। बट जब इसकी शुरुआत की गई थी 1925 में, तो किसके लिए की गई थी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, दैट इज आईयूबी, 1925 में बनाया गया ताकि यूनिवर्सिटीज को आपस में इंटीग्रेट किया जा सके, यूनिवर्सिटी की वर्किंग को आपस में इंटीग्रेट किया जा सके, यूनिवर्सिटी में जो काम हो रहा है उसको सही तरीके से आपस में लिंक किया जाए। The first attempt to formulate a national system of education in India came in 1944, जिसको सार्जेंट रिपोर्ट का नाम दिया गया। मतलब इंडिया में पहली बार नेशनल लेवल पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, जो कि 90 आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी सार्जेंट रिपोर्ट आगे आएगी। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये बोला गया कि इंडिया को एक नेशनल सिस्टम चाहिए। समझ रहे हो ना, पूरे देश के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है। उस सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंडर, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इज इट क्लियर। चलिए, अब जो सैडलर कमीशन है उसने दो तीन चीजों के बारे में और बोला। एक सेकंड, ये सैडलर कमीशन के अंदर ये वाला अभी ये सार्जेंट रिपोर्ट चल रही है, ठीक है। इसको ना, इसकी यूजीसी की रिकमेंडेशन है ना, ये सार्जेंट रिपोर्ट के अंदर है, समझ रहे हो ना। इसमें इसको ही मैं मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पे गलती से लिखा हुआ, सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट।
तो सार्जेंट रिपोर्ट ने सबसे पहले बोला क्या कि एक यूजीसी कमीशन होना चाहिए, सॉरी यूजीसी, यहां पर यूजीसी का मतलब था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, ठीक है जी। यहां पर इसका मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, जिसको 1945 में सेटअप किया गया। और तब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी की वर्किंग थी। कौन कौन सी? अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, ABD, ठीक है जी। 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को सेटअप किया गया, जिसका मेन पर्पस था यूनिवर्सिटीज की वर्किंग को देखना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि 1947 में फिर इस कमेटी को पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी का काम दे दिया, ठीक है जी। पहले 1945 में जब ये कमेटी सेटअप की गई थी तो तब इसको सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी का काम दिया गया था, ABD, दैट इज अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। बट फिर उन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि इसको अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के साथ साथ देन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी, ऑल द एग्जिस्टिंग, उस टाइम पे जितनी भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज थी उन सारी यूनिवर्सिटी का काम इसको दे दिया गया। आफ्टर 1921, when education was transferred to Indian control, the development of university was much faster. काफी किया गया था, तो इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वाला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले वाली ही है जो आप लोगों को सारे पॉइंट्स अब मैंने बताए हैं, ये वाले आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस, ठीक है। जो अभी तक ऊपर पढ़ाया है वो आप लोगों को याद करना है, बट यूनिवर्सिटी को एक बार पढ़ लीजिएगा। इफ इट इज गुड फॉर यू, अगर आप पढ़ सकते हो तो सही है, बट अदरवाइज पेपर में नहीं पूछी जाएगी। दे विल नॉट आस्क यू इन दिस एग्जाम, ठीक है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ सकते हो, बट वैसे ये पेपर नहीं पूछा जाएगा। राइट, स्टक हो गया क्या? अभी क्लियर है? ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि ये जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स है ना, ये जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो यूजीसी कमेटी है उसको सेटअप किया गया था 1945 में 3 यूनिवर्सिटी का काम देखने के लिए, सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी का काम देखने के लिए। बट उसके बाद 1947 में इस कमेटी को पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटी का जो काम है वो दे दिया गया था। और 1921 के बाद इंडिया में काफी सारी यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। दिल्ली में 1922 में सेटअप की गई, नागपुर में 1923 में सेटअप की गई, आंध्रा में 1926 में सेटअप की गई थी। नहीं, सार्जेंट रिपोर्ट अलग से है, ठीक है, वो अलग से था। अरे यार, ये सार्जेंट की बात हो रही है, मैं बता रहा हूं ना, सार्जेंट की बात हो रही है। यहां से खत्म हुआ था ना ये वाला पॉइंट, ये देखो, ये 1944 वाला पॉइंट है जो यहां से लेके इधर आया हुआ है, ठीक है जी, वहां से, ठीक है जी, ओके। वो यूजीसी आगे बताता हूं आप लोगों को, वो आगे बताता हूं, ठीक है, ओके ओके। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, ठीक है, ये बात मुझे दोबारा रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही बार मैं बताऊंगा, ठीक है। पहली बात तो, अगर आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको नींद आ रही है, आपको बोरिंग लग रहा है, आपको बकवास लग रहा है, तो कमेंट में बकवास मत कीजिए, क्लास छोड़ के जाइए, किताब से पढ़ लीजिए, सबसे पहली बात, ठीक है जी। यहां पर अपनी जजमेंट मत दीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उसका कोई मतलब है, पहली बात। और दूसरी बात, जब आपस में बकवास ही करनी है तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है जी।
जब एक दूसरे के साथ कमेंट में ही तुम कहां से हो, तुम आईडी दे दो, तुम नंबर दे दो, क्लास कब तक होगी, जब तुम्हारा फोकस ही नहीं है तो मत दो। ठीक है जी, तुम लोग फोकस होके नहीं पढ़ना चाहते, बट बाकी और बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में एक्चुअली में पढ़ने के लिए आए हैं, तो उनको पढ़ने दीजिए। ठीक है, ये बात मुझे सिर्फ आज बोलनी थी आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बोलूंगा इस चीज के बारे में। तुम्हें जो बकवास करनी है तुम वो बकवास करो, तुम्हें जो बातें करनी है तुम वो बात करो, जो करना है तुम करो। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी हो जाएगी कि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो ये बात मैं सिर्फ आज ही बोलना चाहता हूं, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो करना है करो। मेरी तरफ से अगले 10 साल तक मेरी क्लास में आते रहो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? 10 साल तक पेपर देते रहो, क्योंकि जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं, जिस तरीके से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, भूल जाओ कि तुम इस एग्जाम को क्रैक करोगे। चाहे आप इसको नेगेटिव समझो, जो मर्जी समझो, क्योंकि तुम्हें जितना लाइटली ले रहे हो ना तुम कि सर क्लास कब खत्म होगी, सर बहुत हो गया आज, तो भाई देखो मेरे हाथ मैं जोड़ रहा हूं इस चीज के लिए कि बस ऐसे कमेंट मत ही कीजिए। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है क्लास लेने का तो जाओ, बहुत सिंपल सी बात है। समझ रहे हो ना? जब तुम यहां पे बैठोगे ना, तुम्हें तब पता चलेगा कि इस क्लास लेने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो किताब से पढ़ लो ना जाके। अगर तुम्हें इतना ही बोरिंग लग रहा है, तुम्हें इतना ही बकवास लग रहा है, तो जस्ट गो। मैं आपको पकड़ के नहीं लेके आया कि आओ भाई मेरी ही क्लास देखो, जहां मर्जी जाइए। 70 एजुकेटर पढ़ा रहे हैं बच्चे, किसी के पास भी जाके पढ़ लीजिए। मैं आपको ये बात आज ही बोलूंगा, कल से नहीं बोलूंगा। कल से विदाउट एनी वार्निंग अगर कोई फालतू में क्लास में बकवास करेगा तो यू विल गेट ब्लॉक। फिर मत मुझे बोलिएगा। सो दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, दैट्स इट। ठीक है जी, ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है कि अगर आप क्लास में आए हो तो क्लास में स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करो। समझ रहे हो ना? क्योंकि तुम्हें तो तुम मतलब मैं बता रहा हूं ना, तुम्हें ये चीजें बहुत लाइटली लगती हैं। तुम्हें तो लगता है कि कोई बात नहीं यार, बाद में देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। समझ रहे हो ना? इस 1 घंटे की क्लास को बनाने में 4 घंटे लगे होंगे। समझ रहे हो ना? जिसको तुम जिसे पढ़ के तुम्हें नींद आ रही है, जिसे पढ़ के तुम बकवास बोल रहे हो, जो तुम्हें बोरिंग लग रहा है, तो प्लीज डोंट पास योर जजमेंट इन द क्लासरूम। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो यूनिट छोड़ दो। ठीक है जी, वैसे भी कौन सा पास होने वाले हो? समझ रहे हो ना? जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो, कौन सा पास होने वाले हो? एक यूनिट छोड़ दोगे, 40% आने होंगे, 35 आ जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है बताओ मुझे। समझ रहे हो ना? जो पढ़ना चाहते हैं ना, जो पढ़ना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको पढ़ने दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे घर वालों के पास बहुत पैसे हैं, तुमने सब्सक्रिप्शन बस ऐसे ही लिया है कि ठीक है भाई सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अब ये गारंटी है कि हमारी जीआरएफ ही होगी। बस तुमने सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा, तुमने ना एक्चुअली सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा, तुम्हारे दिमाग में ये है ना कि हमने जेआरएफ खरीद लिया। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बस सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, इसका मतलब जेआरएफ ही खरीद लिया। तो ये थिंकिंग को जितनी जल्दी चेंज कर सकते हो उतनी जल्दी चेंज करके सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू कर दो। अदरवाइज मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आज की क्लास में कम से कम 10 बच्चों के नाम, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही, अगर तुम्हारा जो सीरियसनेस है इसी तरीके की रही, तो तुम्हारा नहीं होगा। मैं नहीं कहना चाहता, मुझे नहीं अच्छा लगता है नेगेटिव बोलना, बट आज जिस तरीके से तुम लोग क्लास में बिहेव कर रहे हो, जिस तरीके से तुम लोग कमेंट कर रहे हो, जिस तरीके से तुम जो पढ़ाया जा रहा है उसको बंद करके उस पर ध्यान ना दे के आपस में जैसे बातें कर रहे हो ना, उससे नहीं होगा बेटा। समझ रहे हो ना? मेरे को देखो, मैंने पहले भी बोला,
तुम्हारे रिजल्ट से मेरी सैलरी पे कोई असर नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना? मुझे जितना मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा। यहां पर बात मेरी नहीं है, यहां पर बात मेरी नहीं है, वो बात आप लोगों की है। समझ रहे हो ना? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैं तो देखो ये यूनिट मैंने पढ़ा दी, 1.5 घंटा पढ़ा दिया, उसके बाद इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हें पढ़ना है दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू, तुम्हें नहीं पढ़ना दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू। बट द पॉइंट इज कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरे ऑनेस्ट तरीके से पूरी कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत से स्लाइड्स बनाई है, मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत से आप लोगों को चीजें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे हो ना? तुम्हें तो बहुत लाइटली लग रही है ना चीजें। तुम तो मतलब तुम तो टीचर को भी इतना लाइटली ले रहे हो कि यार कोई नहीं, हर रोज आ जाते हैं ये तो मुंह उठा के, आज भी आएंगे 4 बार, कल को भी 4 बार आएंगे, इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। समझ रहे हो ना? मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूं, अगर आपका एटीट्यूड यही रहा, अगर आप लोगों का एटीट्यूड यही रहा, तो मैं तो कल से कमेंट ऑफ करके पढ़ा दूंगा। ठीक है? क्योंकि मुझे खुद लगा कि आज की क्लास में आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है। मैंने इस वजह से नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे पढ़ा लेने दो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ लेंगे। बट जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों के दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, उससे नहीं होगा भाई। मैं सीधा बता रहा हूं, ठीक है? मेरे को घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। ठीक है? मैं चैट ऑफ सिर्फ इस वजह से नहीं करता हूं क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप हम बातचीत करते हैं, कुछ अच्छा लगता है कि ठीक है आप कुछ 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 ढंग की बात कर रहे हो। अगर ऐसी ही बातें करनी है, ये कचरा ही फैलाना है, तो इससे अच्छा तो कमेंट ऑफ करके पढ़ा दूं ना। फिर तो कमेंट ऑफ करके पढ़ा दूं, फिर आप बोलोगे कि सर हम अपने डाउट्स कैसे पूछें, पॉइंट वही आ जाता है। तो अगर अगर मुझे क्लास में एक डेकोरम चाहिए ना, तो उस डेकोरम को मेंटेन करने में जितना रोल मेरा है ना, उतना आपका भी है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज है ना, वो मुझे, मैं चाहता हूं कि ये चीज मुझे दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोरिंग क्लास छोड़ के जा चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब बेटा आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो ये वाला पोर्शन सुन लेना एक बार। ठीक है जी? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो ना, फिर 3 तरीके की चीजें हो सकती हैं, एक आसान भी होती है, एक डिफिकल्ट भी होती है, एक बोरिंग भी होती है। बट नंबर तीनों ने बराबर देने हैं, ये समझ लो। कोई इजी क्वेश्चन आया तो भी 2 नंबर का है, कुछ बोरिंग पढ़ के आया तो भी 2 नंबर का है, कोई डिफिकल्ट पढ़ के आया तो भी 2 नंबर का है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ आप लोग आ रहे हो, इससे सिर्फ उन्हीं लोगों का होने वाला है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। बाकी तो आपकी इच्छा है। ठीक है? देखो हर बार वैसे भी तो 10 लाख लोग आते ही हैं, 560,000 ही होते हैं। तो अगर आप 9,40,000 का हिस्सा हो, तो मैं फिर आपको दोबारा नहीं बोलूंगा। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे इस तरीके से बोलना पड़ रहा है, उसका रीजन भी आप लोग भी नहीं बोला। बट द पॉइंट इज, आपको देखो सिंपल सी बात होती है, मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बोला है, अगर आपको मेरी क्लास समझ नहीं आती बेटा, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगता, आपको मेरे नोट समझ नहीं आते, मुझे कुछ मत कहो, जस्ट गो टू द अदर क्लास। दैट सिंपल एज इट। सिर्फ मेरी क्लासेस के लिए तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना आपने, यस और नो? सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको बोला तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया, या आपको सब्सक्रिप्शन से सिर्फ मेरी क्लासेस मिल रही हैं। You have a lot of choice. There are hundreds of educators who are teaching all these units. हर एजुकेटर
हर एजुकेटर पढ़ा रहा है, तो जिसका समझ आ रहा है बेटा उसके पास पढ़ो, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग माई क्लास। मेरी क्लास में आके डिस्टर्ब करना, दैट इज नॉट द थिंग दैट आई वॉन्ट। ठीक है जी। तो दो तीन चीजें सुन लीजिए जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्लास कब तक होगी ये तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, ये मैं डिसाइड करूंगा। सो डोंट आस्क मी क्लास कब तक होगी। मेरे नोट्स इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं बेटा, हिंदी में नहीं होते। सो डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन सर पीडीएफ हिंदी में दे दो, ये दे दो। जो चीज पॉसिबल नहीं है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सो डोंट आस्क अगेन एंड अगेन कि सर पीडीएफ को हिंदी में दो, हिंदी में दो। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सेकेंड, सर कंबाइंड पीडीएफ, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। जस्ट गो डाउनलोड एंड मेक इट कंबाइन। और जो आपस में बातचीत होती है ना, मैं आपको बताता हूं, जो आपस में बातचीत करनी है ना, जब क्लास एंड हो जाती है ना, तो कमेंट तब भी चलते रहते हैं। तो कोई बच्चा अगर किसी दूसरे के साथ बात करना चाहता है ना, तो क्लास एंड होने के बाद भी यू कैन टॉक विद ईच अदर। मैं यहां से चला जाता हूं बट कमेंट्स चलते रहते हैं। वहां पर जो मर्जी रिश्तेदारियां बनाओ, वहां पर जो मर्जी दोस्तियां बनाओ, जहां पर मर्जी ईमेल शेयर करो, जो मर्जी करो, दैट इज नॉट माई पॉइंट। बट इफ आई एम टीचिंग समथिंग, इफ आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इफ आई एम ट्राइंग टू डिलीवर द लेक्चर, और मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें आपको क्लास में समझ आए, उस टाइम पे ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। पीडीएफ क्लास के बाद ही अवेलेबल हो जाती है, वहां से जाके देखो, क्लास के 1 घंटे के बाद पीडीएफ, क्लास के 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग, सब कुछ आ जाता है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। सो मैं नहीं चाहता कि यू डू इट अगेन एंड अगेन। अगर बार बार करोगे तो फालतू में 8-10 लोग ब्लॉक हो जाएंगे, फालतू में आप इंटरफेस पे मैसेज करते रहोगे कि हम ब्लॉक हो गए, ये हो गए, वो हो गए, क्योंकि वहां पर आप ये नहीं बताओगे कि हमने किया क्या था। आप लोग तो मेरे बारे में बोलोगे ना कि मैंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है जी। सो अगर आप लोगों के लिए कोई टीचर एफर्ट कर रहा है तो एटलीस्ट उसी की रिस्पेक्ट कर लो। ठीक है, अदरवाइज तो मेरी आपको बहुत सिंपल सी सुजेशन है, जस्ट लीव द क्लास, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए, डोंट बी एन डिस्टर्बिंग एलिमेंट। ठीक है जी, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, आप लोग सब्सक्रिप्शन 10 ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करके सब्सक्रिप्शन लिया है, और वो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, वो एक्चुअली में अपने करियर के प्रति बहुत बहुत सीरियस हैं। तो एटलीस्ट खुद की जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, तो जो करना चाहते हैं उनको करना दीजिए। समझ रहे हो ना? मुझे पता है मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बट उसका एक रीजन है। मैं चाहता हूं कि आप अपने इस एटीट्यूड को चेंज करो। नहीं, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, आपने जिस चीज के बारे में सोचा भी नहीं होगा इस एटीट्यूड को चेंज करने के, बट मैं नहीं चाहता मैं कुछ ऐसा करूं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट एज सिंपल एज इट इज, कि आप, मैं एक अच्छे तरीके से, जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी तरीके से क्लासेस चलती रहें। बट द पॉइंट इज, इस तरीके से डोंट वांट, नहीं तो फिर कल से आप भूल जाओ कि फिर मैं आपके हिसाब से चलूंगा। ठीक है, अगर मैं इतना सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज तरीके से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ऑटोक्रेटिक तरीके से पढ़ाना नहीं आता। पॉइंट ये है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता। एक दूसरे के साथ एक्टिव सेशन रखा जाए, बट इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है दैट यू स्टार्ट डिस्टर्बिंग। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। सो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज नेक्स्ट क्लास में उन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर रोज 15 मिनट निकालूं और आपको ये बातें समझाऊं। ठीक है जी, इसी क्लास में मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया है। अब इन चीजों को
यूज करना ना करना आप पे है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरी करूंगा। इस यूनिट को खत्म करना है, इसके बाद पीपल और डेवलपमेंट पे भी पढ़ना है। दैट विल बी डन फ्रॉम माई साइड। बट आप लोग थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचिए, है ना। पढ़ना है तो भी आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना तो भी आपकी मर्जी है, बट डिस्टर्बेंस इज नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है जी। आपकी वजह से कोई दूसरा बच्चा डिस्टर्ब हो, ये दिस इज नॉट बियरेबल। ठीक है। आपको जो बातचीत करनी है ना आपस में, आप दूसरे को बोल दो कि भाई क्लास एंड होने के बाद रुक जाना, अब क्लास एंड होगी, कमेंट चलते रहते हैं, वहां पर जितनी बातें करनी है करते रहो। बट ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और आप एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां निकाल रहे हो, आप एक दूसरे के साथ नंबर शेयर कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ ये सारी चीजें कर रहे हो। ठीक है जी। जो करना है लास्ट में करो, जितना मर्जी करो, कोई नहीं रोक रहा, बट ड्यूरिंग द क्लास नेक्स्ट टाइम से ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है जी। सो कल से डोंट फोर्स मी टू बी स्ट्रिक्ट। इन सारी बातों का ध्यान रख के आइएगा। हम आगे कंटिन्यू करेंगे सैडलर कमीशन के बाद। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। आई होप कि ये बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। सो प्लीज कल से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।